प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की काव्य खंड की, जिनमें काव्य खंड में कौन कौन से पाठ हैं, कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन कौन से कवि हैं जिनका हमारी अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं की काव्य खंड में, जिसमें पहले कवि है हरिवंश राय बच्चन, जिनकी 2 कविताएं हैं दी गई हमारी पाठ्य पुस्तक में। हमारे पाठ्यक्रम में पहली कविता है आत्म परिचय और दूसरा है एक गीत। और एक गीत है जो उनकी काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। इसका कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निशा निमंत्रण काव्य संग्रह के कवि या रचनाकार कौन है, तो इनका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में, जिन्हें वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, और उनकी प्रमुख काव्य संग्रह या काव्य रचनाएं हैं, जैसे पहले आपने पढ़ा कि निशा निमंत्रण, दूसरी है उनकी मधुशाला, तीसरी है मधुबाला, चौथी है मधुकलश, और सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं। पर आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आने योग्य है वो पूछा जा सकता है निशा निमंत्रण किनकी काव्य रचना है, तो वह है हरिवंश राय बच्चन की। और अपने पाठ में पहले अध्याय में उनकी 2 कविताएं दी गई है, एक आत्म परिचय और एक गीत। ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि आत्म परिचय और एक गीत कविताओं के रचनाकार कौन है, तो आप उन सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। दूसरा पाठ जो कविता है उसका नाम है पतंग, जिनके रचनाकार हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ कि आलोक धनवा का जन्म किस राज्य में हुआ, तो आपका सही उत्तर होगा बिहार। और उनकी जो अपनी कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी में जो दूसरा अध्याय है या कविता है जिनका नाम है पतंग, जिनके रचनाकार आलोक धनवा है, और ये कविताएं उनकी काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं आलोक धनवा। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि दुनिया रोज बनती है ये काव्य संग्रह किनका है, तो आलोक धनवा का। अब पतंग कविता में आपको बाल सुलभ यानी बालकों के मन की इच्छाओं और उनके उमंगों उत्साह का वर्णन किया गया है। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि पतंग कविता में किनका वर्णन किया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा बाल सुलभ की इच्छाओं और उनके उत्साह और उमंग का वर्णन किया गया है। उसके बाद तीसरा अध्याय आता है जिसमें आपके 2 कविताएं हैं, एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। इनके रचनाकार हैं कुंवर नारायण सिंह। यानी तीसरे अध्याय में आपके पाठ्य पुस्तक में या पाठ्यक्रम में 2 कविताएं हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। इनके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। प्रश्न आ सकता है कि भी इन कविताओं के रचनाकार कौन है, कौन कौन सी, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, कुंवर नारायण। और पहली जो कविता है उनकी कविता के बहाने, वो उनके काव्य संग्रह इन दिनों से लिया गया है। प्रश्न आ सकता है कविता के बहाने कविता है वो कुंवर नारायण की किन काव्य संग्रह से लिया गया है, तो सही उत्तर होगा आपका इन दिनों। और दूसरी उनकी कविता है बात सीधी थी पर, वो उनके कोई दूसरा नहीं, यानी बात सीधी थी पर कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से लिया गया है। और एक इनका और काव्य संग्रह है जिसका नाम है चक्रव्यूह। तो इनके 3 काव्य संग्रह। प्रश्न आ सकता है कुंवर नारायण की किन्हीं 3 काव्य संग्रह के नाम बताइए, तो आप उस जवाब होगा आपका इन दिनों, कोई दूसरा नहीं और चक्रव्यूह। अब इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में होता है और सन 2017 में दिल्ली में इनका देहांत हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब अपनी इस अनिवार्य हिंदी का काव्य खंड का चौथा पाठ है जो कवि है रघुवीर सहाय। इनका जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है। और इनकी एक कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है, कैमरे में बंद अपाइज, यानी कौन सी कविता। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि कैमरे में बंद अपाइज कविता के रचनाकार कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा रघुवीर सहाय। और ये कैमरे में बंद अपाइज कविता इनकी काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, यानी लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से एक कविता ली गई है, जो कविता है कैमरे में बंद अपाइज। और ये रघुवीर सहाय पैसे से पत्रकार, और पत्रकार के साथ ये कथाकार और कवि भी होते हैं। और इनकी एक आधुनिक हिंदी कविता है जिनका नाम है रामदास। प्रश्न आ सकता है कि आधुनिक हिंदी कविता रामदास के रचनाकार कौन है, तो रघुवीर सहाय। अब अनिवार्य हिंदी
काव्य खंड का 5वां पाठ है उषा कविता। कौन सी कविता है? उषा कविता। प्रश्न आ सकता है उषा कविता के रचनाकार कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। और उषा कविता में कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले से पल पल क्षण क्षण में परिवर्तन होने वाले प्राकृतिक के दृश्य का वर्णन, सौंदर्य वर्णन किया है। और इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है। तो प्रश्न आ सकता है कि भी शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। और प्रश्न आ सकता है उषा कविता के रचनाकार कौन है? तो आपका सही जवाब होगा शमशेर बहादुर सिंह। और वर्तमान समय में अर्धवार्षिक में यह भी प्रश्न पूछा गया था कि भाई उषा कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? तो सूर्योदय के ठीक पहले के समय का वर्णन किया गया है। फिर आपके पाठ्य पुस्तक में 6ठा अध्याय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी कविता है बादल राग। यानी बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बादल राग है जो कविता है उनके काव्य संग्रह अनामिका से लिया गया है। प्रश्न आ सकता है कि भी बादल राग कविता कवि के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? अनामिका से। यानी प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि अनामिका काव्य संग्रह किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और उनकी काव्य संग्रह से अनामिका से बादल राग कविता ली गई है। और ये भी प्रश्न बनता है कि भी कौन सी ऋतु है निराला जी को सबसे अधिक अपनी ओर आकर्षित करती है? तो सही उत्तर होगा वर्षा ऋतु। अर्थात यानी वर्षा ऋतु है वो जो कवि को सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी सबसे प्रिय ऋतु ने कौन सी मानी जाती है? वर्षा ऋतु। उसके बाद आता है कि भाई इस कविता में कवि ने बादल किसान के लिए उत्साह और निर्माण, यानी कवि ने कहा है कि जो बादल आते हैं वो किसान के लिए उत्साह, उल्लास और निर्माण के लिए, और मजदूर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो बादल हैं वो क्रांति और बदलाव के प्रतीक माने गए हैं। प्रश्न आ सकता है कि भाई बादल है किसान के लिए किस प्रतीक के रूप में माना गया है? उल्लास और निर्माण के रूप में। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि बादल को कवि ने मजदूर के संदर्भ में किस प्रकार वर्णन किया है? तो उसका प्रतीक होगा क्रांति और बदलाव का प्रतीक माना गया है बादल को। फिर आपका 7वां अध्याय है तुलसीदास, जो सबसे प्रिय कवि। और ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि हमारे प्रिय कवि तुलसीदास जी के बारे में निबंध भी बढ़ा सकता है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। याद रखना कि इनका सबसे महत्वपूर्ण जो काव्य रचना है वो रामचरितमानस, जो इनकी अवधी भाषा में है। और यहाँ अपने पाठ्यक्रम में 2 कविताएं इनकी दी गई है, एक कवितावली उत्तरकांड से और दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यानी जब राम रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं उस समय राम एक मानव की तरह विलाप करते हैं। और ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। उसके बाद 8वां अध्याय है रुबैया, जो आपके जिनके रचनाकार है फिराक गोरखपुरी। और वो उनकी रचना गुले नगमा से ये रुबैया एक ली गई है। इनका मूल नाम होता है रघुपत साहेब फिराक। और इनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अब ये भी पूछा जा सकता है रुबैया क्या है? तो रुबैया एक लेखन शैली है, उर्दू और फारसी का एक संध है। अर्थात रुबैया उर्दू और फारसी का एक संध है और लेखन शैली है। उसके बाद अपना जो अंतिम पाठ है 9वां पाठ, जिसके कवि उमाशंकर जोशी है, उनकी 2 कविताएं दी गई हैं, एक छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख। यानी प्रश्न आ सकता है कि छोटा मेरा खेत के रचनाकार कौन है? उमाशंकर जोशी। दूसरी कविता इनकी बुगलों के पंख, जिनके रचनाकार उमाशंकर जोशी। और ये गुजराती भाषा के कवि माने जाते हैं। और इन दोनों को छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख, उन्होंने ये कविताएं गुजराती भाषा में लिखी, जिनका हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी व भोला भाई पटेल ने किया। प्रश्न आ सकता है कि छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख कविता किस भाषा में लिखी गई? गुजराती भाषा में, जिसका हिंदी रूपांतरण, हिंदी अनुवाद किया है रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। और उमाशंकर जोशी ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है, जिनकी गुजराती में अनुवाद किया है। प्रश्न आ सकता है कालिदास के किस नाटक का उमाशंकर जोशी ने गुजराती में अनुवाद किया है? तो सही उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम।
और दूसरा एक रत्नाकार वह हैं भावभूति के उत्तर रामचरित का भी अनुवाद उन्होंने गुजराती भाषा में किया है। प्रश्न आ सकता है उत्तर रामचरित का गुजराती में अनुवाद किसने किया, तो उमाशंकर जोशी। ये था अपना अनिवार्य हिंदी का काव्य खंड का एक संक्षिप्त परिचय, और अगली क्लास में हम इनके विस्तार से जानेंगे। तो ये आपके हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, और आपके प्रतिशत, आपके अंक बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।